गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम स्मॉल सब्जेक्ट्स का एक कैप्सूल स्टार्ट करेंगे और इस सीरीज़ में जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा सोशियोलॉजी। स्मॉल सब्जेक्ट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सब्जेक्ट बहुत लिमिटेड रहता है, लिमिटेड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सिर्फ 20 मार्क्स का वो सब्जेक्ट रहता है एंड उसमें हमारे पास बहुत कुछ होता है पढ़ने का। ये बच्चों में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेरी रहती है कि मैम सिर्फ 20 नंबर का सब्जेक्ट है, उसके लिए हम क्या क्या पढ़ें। एक चीज़ अपने दिमाग में ज़रूर रखना, स्मॉल सब्जेक्ट्स के लिए जो सबसे बेस्ट सोर्स होते हैं, जो सबसे बेस्ट सोर्स स्मॉल सब्जेक्ट्स के लिए होते हैं वो हैं आपके एनसीईआरटी बुक्स प्लस आपकी आरबीएससी की बुक्स। ये आपके स्मॉल सब्जेक्ट्स के लिए बेस्ट सोर्सेज हैं। अगर आप कुछ और रेफ़र करना चाहते हैं तो मेक इट श्योर कि सबसे पहले आप एनसीईआरटीज़ और आरबीएससी की बुक्स जब आपकी कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद अगर आप चाहते हैं किसी और सब्जेक्ट किसी और मटेरियल को रेफ़र करना तो करिएगा। बट एनसीईआरटीज़ और आरबीएससी को स्किप करके आप अगर कोई और रेफ़र मटेरियल मैटर रेफ़र करना चाहते हैं तो वो आपकी एक तरह से मैं कहूँगी स्टुपिडिटी ही रहेगी। फ़ाइन। तो अभी हम आज सबसे पहले सोशियोलॉजी क्या है थोड़ा बहुत उसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम 2016, 2018 और 2021 का सोशियोलॉजी का पेपर डिस्कस करेंगे कि कौन सा टॉपिक किस तरह से डायरेक्टली सिलेबस से आया है। सिलेबस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप आरपीएससी की सबसे अच्छी जो एक खासियत है वो रहती है कि वो सिलेबस से बहुत ज़्यादा स्टिक करता है। सिलेबस में जो जो चीज़ें होती हैं आरबीएससी मोस्टली उन्हीं चीज़ों में से क्वेश्चंस पुट करता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले सिलेबस देखेंगे, फिर हम तीनों पेपर्स को डिस्कस करेंगे। मैं आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी कि उस आंसर को किस तरह से लिखा जा सकता था, और उस आंसर का जो हम जनरली प्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि प्रेजेंटेशन क्या है, तो मैं बताऊँगी कि उस आंसर का प्रेजेंटेशन किस तरह से आप कर सकते हैं। सबसे पहले सोशियोलॉजी पार्ट ए। फर्स्ट जो टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट इन इंडिया, कि किस तरह से सोशियोलॉजिकल थॉट डेवलप हुआ इंडिया में। इसमें आप पढ़ेंगे कि क्या क्या इंस्टीट्यूशंस थे, कहाँ कहाँ कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में सबसे पहले डेवलप हुआ, और इसमें कुछ लिमिटेड जो आपके सोशियोलॉजिस्ट होते हैं उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उस सोशियोलॉजिकल थॉट को डेवलपमेंट के लिए, वो भी आपको पढ़ना होता है। Then you have caste and class in Indian society. Now caste and class two are major important institutions of our Indian society. तो उनका आपको सिर्फ 4 चीज़ें पढ़नी है। नेचर क्या है, ओरिजिन क्या है, फंक्शन क्या है एंड चैलेंजेस क्या है। मेक इट श्योर आरपीएससी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछती है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ कास्ट इन इंडियन सोसाइटी, हाउ द कास्ट हैज़ बीन originated in Indian society, what are the functions of caste system, what are the challenges associated with the class system. Processes of change. The important processes of change means how the society is changing. If you will see today's society और आप आज की सोसाइटी को कंपेयर करोगे विद द 19th सेंचुरी और विद द 18th सेंचुरी, आपको वास्ट डिफरेंस देखने को मिलेगा। जहाँ पे कास्ट 19th सेंचुरी में एक बहुत डोमिनेंट फीचर था, आज आप देखोगे कहीं ना कहीं उसमें डाइल्यूशन हुआ है। आज न्यू चीज़ें इरप्ट होकर आई हैं। फॉर एग्जांपल ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, सेक्युलराइजेशन, रैशनलिज्म, ये न्यू प्रोसेसेस, ये न्यू थॉट्स डेवलप हुए हैं आज, जो कि पहले जिनका एग्जिस्टेंस नहीं था। सो प्रोसेस ऑफ चेंज मीन्स व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जिन्होंने हमारी सोसाइटी को चेंज किया है, विच हैज़ लेड टू द चेंजिंग इन आर सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल सेंस्क्रिटाइजेशन, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो हमारे इंडियन सोशियोलॉजिस्ट थे एम.एन. श्रीनिवास, उन्होंने ही दिया था। Westernization means how we are influencing with the Western society. Secularization means that now we are the religion as an important factor is getting diluted. Now we are questioning the rituals, now we are questioning the religion, now we are having this objective thinking about everything. हम अंधाधुन किसी भी चीज़ को नहीं आज मान रहे हैं। Then globalization means interconnected of the global world. Then challenges before the Indian society, issues of dowry, divorce, child marriage, corruption, communalism,
poverty, unemployment, drug addiction, vulnerable section, especially Dalit, elderly and disabled. They have exclusively they have mentioned कि आपको ये 3 important vulnerable sections है जिनके बारे में आपको पढ़ना है. These are the issues जिनके बारे में आपको डिस्कस करना है. इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना. सो आरपीएससी में जो सिलेबस में जो चीज़ें हैं आपको एटलीस्ट उसके बारे में 2 मार्क्स, 5 मार्क्स और 10 मार्क्स में लिखना आना चाहिए. सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी तो पहले यही बना लो. फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी में वैसे क्वेश्चन सिर्फ 2 नंबर का आता है और मैक्सिमम 5 मार्क्स का आता है. तो इसमें अगर कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम 5 नंबर तक ही आएगा. तो अगर कम्युनलिज्म है, कम्युनलिज्म में पढ़ेंगे अगर हम, तो व्हाट इज़ कम्युनलिज्म, ठीक है, देन हाउ इट हैज़ ग्रोन, इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ठीक है. तो ये इन टॉपिक्स पे अगर आप बात करोगे तो मैक्सिमम इनको आपको सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स मतलब 50 वर्ड्स में लिखना है. तो आप किसी भी टॉपिक को जब अगर प्रिपेयर करो 15 वर्ड्स में लिखना है, 50 वर्ड्स में लिखना है. नोट्स बनाओगे तो इन चीज़ों का ध्यान रखना. देन ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ राजस्थान, भील, मीना एंड गरासिया, इनकी क्या क्या इश्यूज़ हैं. प्रॉब्लम्स पे तो हमेशा हर साल क्वेश्चन आता है. एंड 5 नंबर में एक क्वेश्चन तो ज़रूर एसटी कम्युनिटी का होगा ही, ज़रूर एसटी पे वो पूछेंगे ही पूछेंगे. आप 2016 का पेपर देख लो, आप 18 का पेपर देख लो, या आप 21 का पेपर देख लो, हर साल 5 नंबर में एसटी पे एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. 18 में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल एफर्ट्स पूछे थे. 20 में इन्होंने जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था वो इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी. तो ये बात मान के ना एसटी में प्रॉब्लम्स और वेलफेयर मेजर्स क्या क्या लिए जा रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. नाउ अब जो हमारा ये पेपर जो है वो है 2016 का, 2016 का ये आपका पेपर है, ठीक है. तो नाउ वी विल डिस्कस. क्वेश्चन 1 है, नेम 4 क्लासिकल इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हु हैव मेड पायनियरिंग कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सोसाइटी. उन 4 भारतीय समाजशास्त्रियों के नाम बताइए जिन्होंने भारतीय समाजशास्त्र में अग्रगामी योगदान दिया है. अब अगर आप सिलेबस में देखोगे तो सिलेबस में डायरेक्टली कहीं पे भी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट मेंशन नहीं है. बट इट इज़ वेरी ऑब्वियस, अगर आप सोशियोलॉजिकल थॉट का डेवलपमेंट पढ़ोगे तो डेफिनेटली इस सोशियोलॉजिकल प्रोसेस में कुछ जो हमारे सोशियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपना इम्पॉर्टेंट योगदान दिया होगा. तो क्वेश्चन में सिर्फ आपको सिंपल इन 4 सोशियोलॉजिस्ट के नाम लिखने हैं. जब अगर आपने मेंस की कॉपीज़ देखी होंगी तो लोगों ने महात्मा गांधी को भी सोशियोलॉजिस्ट बना दिया. लोगों ने हमारे कितने भी जो भी इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स थे उन्होंने सबको स्वामी विवेकानंद को भी उन्होंने सोशियोलॉजिस्ट बना दिया. तो ऐसा नहीं था. तो फर्स्ट वॉज M.N. श्रीनिवास, ठीक है. देन S.C. दुबे, देन यू हैव G.S. घुरे, देन वी हैव A.R. देसाई. नाउ दीज वर द मेन सोशियोलॉजिस्ट. अब आप इनके नाम के अलावा इनकी बुक्स के नाम भी लिख दोगे तो वो आपके लिए एक अनड्यू एडवांटेज होगा, ठीक है. तो M.N. श्रीनिवासन की जैसे बहुत फेमस बुक थी, दैट वाज रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है. इन्होंने साउथ इंडिया के कुर्ग पे बात बहुत की थी. तो इस पे एक आप ये इनकी बुक लिख सकते हो, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया. देन S.C. दुबे ने लिखी थी बुक ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया. G.S. घुरे का जो मेन सेंटर था स्टडी का वो था कास्ट एंड रेस ऑफ इंडिया, ठीक है. A.R. देसाई की एक इम्पॉर्टेंट बुक है वो था सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म. अब नाम से ही पता चल रहा है कि इंडिया में जो नेशनलिज्म हुआ था या नेशनलिस्टिक मूवमेंट हुआ था तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स थे, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक. तो व्हाट वाज द सोशल बैकग्राउंड? द सोशल बैकग्राउंड
ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। सो इस तरह से ही आप मार्क्स गेन करते हो। तो वैल्यू एडिशन क्या है? कुछ भी नहीं, दिस इज़ वैल्यू एडिशन। जो आपने बुक्स लिखी है वो ही हो सकता है 70-80% लोग सिर्फ यहाँ तक सीमित हो, बट द मोमेंट इफ़ यू राइट द बुक्स आप एक तरह का एडवांटेज गेन करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज कास्ट ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। भारत में परंपरागत रूप में जाति किस प्रकार श्रम विभाजन से संबंधित है। तो पहली आप जो लाइन लिखेंगे वो ये लिखेंगे, इन इंडिया कास्ट इज बेस्ड ऑन चतुर्वर्णा सिस्टम। ठीक है, बेस्ड ऑन चतुर्वर्ण। नाउ अब आपको पता है वी हैव 4 टाइप्स हायरार्की में, 4 कास्ट हैं। वी हैव ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्रास। नाउ इसको अगर आप देखोगे तो अगर इस तरह से ट्राइंगल बना के आप लिखोगे तो योर प्रेजेंटेशन विल बी मोर इनहेंस्ड। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्रास। नाउ ब्राह्मण्स क्या होंगे? प्रीस्ट, स्कॉलर्स, ठीक है। Kshatriyas will be rulers, warriors, administrators. Then your Vaishyas will be merchants, traders, and the businessmen. These were the artisans. Fine. These were the artisans or the laborers or the servants. सो दिस इज़ वॉट वी कॉल प्रेजेंटेशन। जो प्रेजेंटेशन की बात होती है कि क्या आप किस तरह से हमें आंसर लिखना है, तो 2 मार्क्स में आपने इस तरह से प्रेजेंट कर दिया आंसर को। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन। पहला आप बताओगे कि ये प्रोसेस किसने दिया था। तो फर्स्ट डेफिनेटली आप ये पूछेंगे नहीं, अब ये पूछ नहीं रहे हु गेव द प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन, नहीं, वो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि प्रोसेस संस्कृतिकरण से आप क्या समझते हैं। तो पहले आप संस्कृतिकरण का कॉन्सेप्ट किसने दिया था वो बताएंगे। सो कॉन्सेप्ट गिवन बाय M.N. श्रीनिवास। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हियर बट ऑब्वियस वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर आप संस्कृताइजेशन को एक्सप्लेन करोगे तो आप M.N. श्रीनिवास का नाम लिखोगे। ये बट ऑब्वियस फैक्ट है। आज अगर कोई चीज़ आप पूछ रहे हो कि किसने दिया, तो उसके अगर आप किसी को डिफाइन कर रहे हो तो वो प्रोसेस किसने दिया वो तो आप बताओगे ही ना। सो दिस वॉज श्रीनिवास। देन यू विल राइट संस्कृतिकरण से क्या समझते हो। संस्कृताइजेशन क्या प्रोसेस होता है कि व्हेन द lower status people they give their rituals traditions in order to achieve the high caste status और the द्विज जो ट्वाइस बॉर्न पीपल होते हैं उनका स्टेटस को आपको अगर अटेन करना है। सो दिस इज संस्कृतिकरण। अब इसमें आप जब डेफिनेशन लिख लो, पूरी डेफिनेशन लिखने के बाद फिर से एक ट्राइंगल बनाओ, यहाँ पे लिखो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्रास, और इस तरह से आप एरो शो करो और यहाँ पे लिखो अपवर्ड मूवमेंट। ठीक है, क्योंकि संस्कृताइजेशन का एक अपोजिट प्रोसेस भी होता है डिसेंस्कृताइजेशन। डिसेंस्कृताइजेशन क्या है? डाउनवर्ड मूवमेंट। व्हेन द हायर स्टेटस दे आर गिविंग देयर रिचुअल्स एंड ट्रेडिशंस इन ऑर्डर टू अटेन द लोअर स्टेटस। सो दिस इज अपवर्ड मूवमेंट, दिस इज डाउनवर्ड मूवमेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चाइल्ड मैरिज। सो चाइल्ड मैरिज में पहले आप लिखोगे इन इंडिया। इंडिया में हम चाइल्ड मैरिज किसको कहते हैं कि इफ़ द गर्ल इज़ मैरिड बिलो 18 ईयर्स एंड बिलो 21 ईयर्स। ये कौन है? गर्ल के लिए स्पेसिफाइड है और ये बॉयज़ के लिए। तो ये तो आपने बता दिया। ठीक है, अब अगर आप इसमें एक फैक्ट ऐड करना चाहें तो क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में एस्टिमेटेड चाइल्ड ब्राइड्स हैं लगभग 24 मिलियन अराउंड। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, अब 24 मिलियन एग्जैक्ट नहीं है तो आप ये साइन बना दिया करो कहीं भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि कितना है तो अराउंड लाइक दिस कि अराउंड 24 मिलियन। सो इन इंडिया एस्टिमेटेड चाइल्ड ब्राइड्स आर अराउंड 24 मिलियन। आप ये कर सकते हो। एक पॉइंट आप ये कह सकते हो कॉजेज़ क्या हैं चाइल्ड ब्राइड्स के। कॉजेज़ क्या क्या लिख सकते हो आप लिखो मत कॉजेज़, बट बता दो। पॉलिटिकल कॉजेज़ भी हैं, सोशल भी हैं, इकोनॉमिकल भी हैं और कल्चरल कॉजेज़ भी हैं। सो दिस वे योर 2 मार्क्स का आंसर इज़ कम्प्लीटेड।
नाउ आइडेंटिफाई 4 मेजर प्रॉब्लम्स विच द इकोनॉमिकल इशू क्या है और कल्चरल और रिलीजियस इशू क्या है। अब आप इसमें लिखिए सोशल में क्या है, लो लिटरेसी रेट है, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इनकी ज़्यादा है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इनकी ज़्यादा है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत लो है इनका, कल्चरली क्या है इनमें, कल्चरली आप बता सकते हो, यस कल्चरली फॉर एग्जांपल इनके चाइल्ड मैरिज बहुत होती हैं, ठीक है, ब्राइड वेल्थ का कॉन्सेप्ट है इनमें, इकोनॉमिकली आप बताओ डेट ट्रैप है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है, और आप बता सकते हो कि स्किल डेवलपमेंट नहीं है। सो दिस वे यू कैन राइट। आंसर को लिखने का तरीका अलग है, इश्यूज आप 1 2 3 4 भी लिख सकते हो और आप इस तरह से आंसर भी बना सकते हो। जस्ट सी द थिंग कि आपने 4 हेडिंग्स में कितने सारे इश्यूज को इनकॉर्पोरेट कर दिया। नाउ दिस इज अ 5 मार्कर क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट गिवन बाय GS घूरे। अब इसमें आप या तो जो 6 इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दिए थे, तो 6 क्या क्या थे फॉर एग्जाम्पल सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हायरार्की, देन कास्ट प्रिविलेजेस, ठीक है, फिर एग्जाम्पल लैक ऑफ ऑक्यूपेशन, डाइवर्सिफिकेशन कि आप अगर किसी कास्ट से हो तो आपको कुछ ही ऑक्यूपेशन से रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, देन नो फूड शेयरिंग, ठीक है, इंटरकोर्स, देन एंडोगेमी। सो दीज आर द 6 कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें आपको आंसर एग्जैक्ट लिखना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज दीज आर द 6 कैरेक्टरिस्टिक्स जो एग्जैक्टली GS घूरे ने दिए हैं। तो अब उसमें आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते, व्हाट ही हैज़ गिवन हमें वही लिखेंगे, क्योंकि स्पेसिफिकली इन्होंने GS घूरे का ही पूछा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सोशल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ टेररिज्म। नाउ अब हम क्या करते हैं, जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो पहले तो हम टेररिज्म को डिफाइन करने में लग जाएंगे, ठीक है, कि टेररिज्म क्या है। अब ऑलरेडी 1 2 3 4 5 लाइनें ही 5 है। अब आपने टेररिज्म की डेफिनेशन लिख दी, तो 2 लाइन में तो आपने डेफिनेशन ही दे दी, बच्चा क्या इतना। अब इस 3 में आप कितने पॉइंट लिख पाओगे, सिर्फ 3 पॉइंट। तो ये गलती नहीं करनी चाहिए। अगर वो आपसे स्पेसिफिकली सोशल कॉन्सिक्वेंसेज पूछ रहा है तो आपको यहाँ, और याद रखना 5 नंबर में आपको उस कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने की ज़रूरत है भी नहीं, आप डायरेक्ट आंसर्स पे आइए, दैट इज सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं टेररिज्म के। आप बताइए 1, जैसे नेशनल डिसइंटीग्रेशन होता है, कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है, लॉस ऑफ ट्रस्ट होता है बिटवीन द पीपल, देन सोशल ब्रेकडाउन हो जाता है सोसाइटी का। तो इस तरह से आप 5 क्या कर देंगे, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस बता देंगे। सो आपको लिमिटेड रखना है अपने आप को, अननेसेसरीली इस तरह से नहीं कि कुछ भी पूछ रहे हैं तो आप कुछ भी आंसर लिख रहे हैं। नो, यू डोंट रिक्वायर्ड, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को लिमिटेड रखिए आंसर्स में। नाउ 2018 के मेंस क्वेश्चंस, फर्स्ट इज व्हाट इज डीसेंसिटाइजेशन, मैंने अभी आपको बताया था। तो इसमें आप पहला पॉइंट लिखोगे जो इम्पोर्टेंट है, सेंसिटाइजेशन हैज़ गिवन द अपोजिट ऑफ सेंसिटाइजेशन इज डीसेंसिटाइजेशन। तो आप ये बात बताओगे पहले कि द प्रोसेस ऑफ सेंसिटाइजेशन हैज़ गिवन राइज टू डीसेंसिटाइजेशन, ठीक है। तो इसका ओरिजिन क्या है, ओरिजिन क्या है, सेंसिटाइजेशन। सेंसिटाइजेशन नहीं होता तो डीसेंसिटाइजेशन भी नहीं होता, ठीक है। तो सेंसिटाइजेशन, द ओरिजिन इज सेंसिटाइजेशन। देन यू विल राइट, आप इस तरह से एक डायग्राम बना दें, इट इज, फिर यहाँ पे लिखें कि इट इज अ डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी, ठीक है।
ये आप बताएंगे कि ये डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी है, वेयर द पीपल ऑफ हायर स्टेटस they give their rituals and traditions in order to accept the rituals and traditions of lower status people. For example, Brahmins now they are adopting non-vegetarianism or the drink habit, and for example for the gaining the benefits for of reservation, now the people of higher status they are coming to the downward status. So this is the social mobility, it is a downward social mobility, you have to write. Then what is Simanto Nayan Sanskar? ये 21 का जब नया सिलेबस आया तो जो संस्कार था ये डिलीट हो गया, तो बट ये 2018 के टाइम के सिलेबस में सोशियोलॉजी में ये थे। तो आपको पता है कि हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं, ठीक है, कितने संस्कार होते हैं? 16। तो आप एक पहली लाइन लिख दो कि इन हिंदुइज्म देयर आर 16 संस्कार एंड सीमांतो नयन कौन सा संस्कार है? ये थर्ड संस्कार है, तो पहले लिखो ये थर्ड संस्कार है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये 6 to 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब फीटस डेवलप हो रहा होता है मदर की बॉडी में, मदर के वूम में, तो हेयर को पार्टिस करते हैं यहाँ, तो यहाँ पे एक चक्र होता है जिसको सहस्र चक्र बोलते हैं। तो जब एक कोल्ड एयर यहाँ पे जाएगी तो ये इस चक्र को प्रेशराइज करेगी, तो जब ये प्रेशर पुट करेगा तो माना जाता है कि इट इज़ टू फैसिलिटेट द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। तो रीज़न क्यों है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो संस्कार पे हालांकि अब तो सिलेबस में है नहीं, बट अगर हो सकता है ये 2023 में सिलेबस में वापस डाल दें, तो इसका आप पहले तो ये बताएंगे कि ये संस्कार है, कौन से नंबर का संस्कार है, कब किया जाता है और इसका मेन उद्देश्य क्या है। टू फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ फीटस, ठीक है, टू फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ फीटस, टू इनहेंस द फीटस लर्निंग, टू इनहेंस द फीटस लर्निंग कैपेबिलिटीज़, ठीक है। तो ये आंसर आपका पूरा कंप्लीट हो गया। तो इसमें आपने ये भी बता दिया कि कौन सा संस्कार है, कौन से नंबर का है, कब किया जाता है और उसका मेन रीज़न क्या है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्ट इज़ एन एंडोगैमस ग्रुप, हाउ, व्हाट डू यू मीन बाय एंडोगैमस? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि एंडोगैमी क्या होती है तो आप कैसे बताओगे कि कास्ट इज़ एन एंडोगैमस ग्रुप। अभी जब हमने जीएस घूरे का क्लासिफिकेशन किया तब भी हमने वहाँ देखा कि 6 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में से जीएस घूरे ने एंडोगैमी भी बताया है। तो व्हाट इज़ एंडोगैमस? इट इज़ अ रूल ऑफ मैरिज। रूल ऑफ मैरिज, रूल ऑफ मैरिज क्या है? इट इज़ अ रूल ऑफ मैरिज। What is this rule of marriage? One has to marry in her or his own group. So this is endogamy. So caste is an endogamous group? Yes, because one caste has to marry in their own group, ठीक है। फिर आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ब्राह्मण हैज़ टू मैरी अ ब्राह्मण गर्ल, ब्राह्मण बॉय हैज़ टू मैरी अ ब्राह्मण बॉय, अ गर्ल, देन अ क्षत्रिय बॉय हैज़ टू मैरी अ क्षत्रिय गर्ल। सो दिस वे। व्हाट इज़ अ सोशल थॉट? अब देखो ये जब क्वेश्चन आया था, अब सोशल थॉट लोगों को नहीं समझ आया कि व्हाट इज़ सोशल थॉट। अब ये पहले तो आप ये देख लो सोशल थॉट क्वेश्चन आया तो क्यों आया। अगर आप सिलेबस देखोगे ना तो सिलेबस में यू विल सी डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजिकल थॉट, तो यहीं से इन्होंने क्वेश्चन दिया सोशल थॉट क्या है। तो 2018 में बहुत लेस पीपल वर देयर हु वर एबल टू अटेंड दिस क्वेश्चन। सो व्हाट इज़ अ सोशल थॉट? पहला तो इट इज़ अ कॉन्सेप्ट, इट इज़ अ कॉन्सेप्ट गिवन बाय E.S. Bogardus.
सो ये कॉन्सेप्ट क्या क्या, इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन दैट इट इज़ अ कॉन्सेप्ट विच वाज गिवन बाय E.S. Bogardus. देन यू हैव टू से कि व्हाट बेसिकली दिस कॉन्सेप्ट सेज दैट कि इट इज़ अ कॉन्सेप्ट विच फोकसेस ऑन सोशल थिंकिंग, relies on social thinking of the social problems by one or few group of the people in the history also and in the contemporary times also. So what does this say that it says that focuses on thinking of social problems, issues by one or few people in the history, by one or few people in the history and in modern times. और ये जो सोशल थॉट करते हैं वो कौन होते हैं? सोशोलॉजिस्ट, मॉडर्न टाइम्स. देखो इसको मैं समझाती हूँ पहले सोशल थॉट क्या होता है. पहले के टाइम पे क्या था, डाउरी थी हमारी इंडियन सोसाइटी में, सती होता था, बॉन्डेड लेबर था, अनटचेबिलिटी थी, तो वो उस टाइम की सोशल प्रॉब्लम्स थी. तो वहाँ के जो सोशोलॉजिस्ट आए, वहाँ के कुछ लोग आए, उन्होंने उन जो सोशल प्रॉब्लम्स थी उन पे थिंक किया, उन पे बात की, उन पे बताया कि ये किस तरह से इनइक्वालिटी को बढ़ावा देती हैं, किस तरह से कम्युनल फाइट्स को बढ़ावा देती हैं और किस तरह से हमारी सोसाइटी के लिए गलत हैं. तो उन पे फिर एक्ट आए. तो सोशल थॉट मीन्स व्हेन यू आर थिंकिंग about the issues of the society. So this is a social thought and the concept was given by E.S. Bogardus. Now what is Sagri custom? Sagri basically is a bonded labor and it was being this act was implemented in, I think in 1976 this act was implemented. So Sagri custom means it is a bonded labor in Rajasthan. Now this is a 5-marker question. What are the changes brought by secularization? दिस विल बी सेक्युलराइजेशन. ठीक है, हाँ. सो सेक्युलराइजेशन की वजह से रिलीजन में क्या क्या चेंजेस आए हैं. सो आप डायरेक्टली बस लिखिए चेंजेस क्या क्या है. हम सेक्युलराइजेशन जब हम सोशियोलॉजी की क्लासेस पढ़ेंगे तब हम देखेंगे सेक्युलराइजेशन क्या है. सो व्हाट इज सेक्युलराइजेशन? चेंजेस, फर्स्ट इज decline in religiosity. डिक्लाइन इन रिलीजियोसिटी इसका मतलब है कि आज के टाइम पे लोग रिचुअल्स पे, ट्रेडिशंस पे कम बिलीव करते हैं. तो जो एक टिपिकल रिलीजन फीचर्स थे, बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशन थे, कस्टम्स थे, उन पे उनका डिक्लाइन हुआ है. तो डिक्लाइन इन रिलीजियोसिटी. देन सेकेंड, रैशनैलिटी. रैशनैलिटी का मतलब होता है रैशनैलिटी. नाउ पीपल हैव द रैशनल थिंकिंग. हम हर चीज़ को क्वेश्चन कर रहे हैं. अगर हमसे पूछा जा रहा है कि ये है तो वी आर क्वेश्चनिंग देम कि व्हाई इट इज़ हैपनिंग लाइक दिस. वी आर डेवलपिंग दिस टेंडेंसी ऑफ क्वेश्चनिंग एवरीथिंग. हम ब्लाइंडली किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं. देन एम्पिरिसिज्म. व्हाट इज मीन्स? एम्पिरिसिज्म के दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं. एक तो ऑब्जेक्टिविटी. ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है हम सब्जेक्टिव परसेप्शन पे नहीं बात करते. आज हम चीज़ को ऑब्जेक्टिव देखते हैं. देखो आप आज कुछ कर रहे हो, तो मैंने बोला दिस इज फॉर एग्जांपल सेम सेक्स मैरिज है लेट्स से. तो ये मेरा फेवरेट टॉपिक है. सो नाउ वी आर हैविंग द ऑब्जेक्टिव रीजन्स टू एक्सेप्ट इट. नाउ हम लोगों के परव्यू से या रिलीजन क्या कहता है उससे नहीं, आज हम इंडिविजुअल को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं. तो instead of subjectivity, now we are moving towards objectivity. And second is verification.
वेरिफिकेशन मतलब हम हर फैक्ट को, हर आइडिया को वेरीफाई कर रहे हैं और उसके बाद ही हम एक्सेप्ट कर रहे हैं. हम सिर्फ इस तरह से, इसी वजह से बेसिस पे नहीं एक्सेप्ट कर रहे कि हमारे जो रिलीजियस बुक्स हैं उन्होंने कुछ कहा है. इफ़ दे हैड सेड समथिंग, अगर वो उसका बेस साइंटिफिक है, उसका बेस ऑब्जेक्टिव है, तो हम उस चीज़ को अपना रहे हैं. हम हर चीज़ को वेरीफाई करके अपना रहे हैं, ना कि सिर्फ हमारे रिलीजन में कुछ लिखा है इसलिए हम उस चीज़ को अपना रहे हैं. देन process of differentiation. Now what does this process of differentiation means? आज सिर्फ और सिर्फ रिलीजन पे बात नहीं होती, आज इकोनॉमी पे बात होती है, पॉलिटी पे बात होती है, कल्चर टर्म्स में बात होती है, आपकी सोसाइटी पे बात होती है. तो सिर्फ एक जो पहले हम हर चीज़ को, हर क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ रिलीजन पे लाके छोड़ देते थे, तो वो चीज़ नहीं है. वी आर टॉकिंग अबाउट ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑल्सो. वी आर टॉकिंग अबाउट लॉजी, वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी, वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट लीगल. हम हर चीज़ को देखते हैं ना कि इसके लीगल ग्राउंड्स क्या होंगे, तो वी आर टॉकिंग अबाउट देम. देन फिफ्थ आप लिख सकते हो सोशल डायनेमिज्म. नाउ व्हाट इज सोशल डायनेमिज्म इज दैट वी आर एक्सेप्टिंग द फैक्ट्स, we are accepting the laws, we are accepting the other religions also. सिर्फ एक हमारे रिलीजन में कुछ है वैसा ही नहीं, अगर कुछ और रिलीजन साइंटिफिक है, अगर वो ज़्यादा उसमें कोई पर्टिकुलर चीज़ है वो ज़्यादा आज के कंटेम्प्रेरी टाइम से रिलेटेबल है, तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करें. तो नाउ वी आर एक्सेप्टिंग द न्यू आइडियाज़, द न्यू आइडियोलॉजीज, द न्यू बिलीव्स. So these are the changes which has been brought by secularization, that is decline in religiosity, rationality, एम्पेरिसिज्म, देन प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन एंड सोशल डायनेमिज्म. अब आप चाहो तो इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो या फिर सिर्फ 5 पॉइंट्स लिख दोगे तो भी सफिशिएंट होगा. नाउ व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल एफर्ट्स. तो एज आई सेड कि शेड्यूल ट्राइब्स पे हमेशा ही क्वेश्चन आएगा, तो दिस वाज अ डायरेक्टली क्वेश्चन कि कॉन्स्टिट्यूशनल एफर्ट्स क्या हैं. तो यहाँ पे आपको डिफरेंट आर्टिकल्स मेंशन करने पड़ेंगे. यहाँ पे सिर्फ आप डायरेक्टली ये मत लिख देना कि ये है वो है, यू हैव टू मेंशन द आर्टिकल्स मेंशन करोगे तो आपका आंसर ज़्यादा इनहेंस्ड होगा. फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, ठीक है. आर्टिकल 15 which provide reservation in the educational institutions. Article 16 which provide reservations in the employments and public employments opportunities. Yes. Then Article 330. Now what was Article 330? Article 330 provides the reservation in the reservation of seats in the Lok Sabha. Then we have Article 32 which provide reservation in the seats of legislative assemblies. Then we have Article 46. Article 46 कहता है कि state have to work for the welfare of the weaker sections of society, and especially the scheduled caste and the scheduled tribes. Then you can mention the Article 243D, I think, which provide the reservation of the seats in the panchayats. So आपने कितने आर्टिकल मेंशन, 14 हो गया, 15 हो गया, 16. यहाँ पे आप आर्टिकल 19 भी बता सकते हो, आप आर्टिकल 29 भी बता सकते हो, आप आर्टिकल 30 भी बोल सकते हो, ठीक है. सो दीज आर दी टर्म्स. अब इसको या तो आप 1 2 3 के तरीके से लिखो, या फिर मैं प्रेफर करूँगी कि आप इसको थोड़ा प्रेजेंटेबल आपको बनाना है तो इस तरह से लिख सकते हो. कॉन्स्टिट्यूशनल एफर्ट्स, फिर लिख दो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 330, आर्टिकल 332, आर्टिकल 243D, आर्टिकल 46. ये क्वेश्चन मैंने जब 2018 का एग्ज़ाम लिखा था तो आई राइट दिस वे एंड आई गॉट 5 मार्क्स. इस क्वेश्चन मुझे 5 on 5 मिले थे. नाउ व्हाट इज़ शारदा एक्ट. ये आपका 2021 का पेपर है, दिस इज़ 2021 पेपर. व्हाट इज़ शारदा एक्ट. पहले तो आप बताओगे शारदा एक्ट क्या था. हरविलास शारदा थे जो आपके अजमेर के, ठीक है, उनके उसमें आया था ये हरविलास शारदा. सो बेसिकली इस एक्ट में क्या था, जो मैरिज एज थी, मैरिज एज वॉज फिक्स्ड, तो ये 14 ईयर्स गर्ल्स के लिए रखी थी और 18 ईयर बॉयज़ के लिए रखी थी. सो दिस वॉज शारदा एक्ट. Now how is caste system an example of inequality? Very basic है कि lack of occupation opportunities नहीं होती है, food और
जो लाइक एंडोगेमी होती, एंडोगेमस सोसाइटी होती है, तो वी कैन नॉट मैरी टू एवरीबडी. देन यू कैन राइट वी हैव लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, लैक ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, सोशली बैकवर्डनेस होती है, लो लिटरेसी रेट होती है, ठीक है. बाकी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. सो दीज आर द थिंग्स, लाइक दिस इज़ वाई द कास्ट सिस्टम इज़ अ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी. What is a global village? Now this पहला जो concept था ना, it is a concept. Global village is actually a concept. It was given by Marshall McLuhan. So this was a concept which was given by Marshall McLuhan. और ये इसलिए आया था because globalization, ये जो topic है ये इस बार आपके ऐड किया था. Earlier this was not. Globalization has been added in sociology this year. So it was a concept which was given by Marshall McLuhan. तो it is said कि interconnectedness, ठीक है, आज ग्लोबल जो पूरा वर्ल्ड है वो एक तरह से विलेज बन गया है. एवरी कॉर्नर ऑफ एवरी वर्ल्ड इज इंटरकनेक्टेड नाउ. सो दे आर हाउ इंटरकनेक्टेड, interconnected of the world. Now how they are interconnected? कम्युनिकेशन, ठीक है, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, ठीक है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज. सो लाइक दिस वे द होल वर्ल्ड इज कनेक्टेड. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट. नाउ द होल वर्ल्ड हैज बिकम, टूरिज्म भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, टूरिज्म, medical facilities. So there are many grounds. So now the whole world is interconnected. आप blink of eye में, within a blink of eye में USA में क्या हो रहा है आज आप यहाँ बैठ के सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है. आज आप क्या ब्रिटेन में क्या हो रहा है, ब्रिटेन की पॉलिटी किस तरह से इंडिया को इम्पैक्ट कर रही है. अभी हमने सूडान क्राइसिस देखा था, तो किस तरह से सूडान में रशिया का इन्वॉल्वमेंट है, किस तरह से सूडान क्राइसिस इंडिया को इम्पैक्ट कर सकता है, क्या वर्ल्ड ऑर्डर है, क्यों सूडान क्राइसिस पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सकता है. सो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज द होल वर्ल्ड इज़ इंटरकनेक्टेड. अगर आप 19th सेंचुरी में देखो तो इंडिया में क्या हो रहा है उसका यूएसए में इम्पैक्ट नहीं होगा, ना के बराबर होगा. अगर यूएसए में कुछ हो रहा है तो वी डोंट केयर, हमारी चीज़ों को, हमारे इकोनॉमी को, हमारे पॉलिटी को, हमारी टेक्नोलॉजी को वो इम्पैक्ट नहीं करेगा. बट नाउ एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड. Define political corruption. Now political corruption क्या है? When the political the leaders or the political representatives, they uses their powers to provide the undue benefits, or they misuses their power, they misuses their seat. This is political corruption. जब आप political corruption को define कर दो ना, तो उसके बाद इसके impacts भी लिखना, ठीक है. ये थोड़ा एक पॉजिटिव रहेगा. इम्पैक्ट में क्या लिखोगे? इट इज़ लीडिंग टू क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है. सो इट इज़ लीडिंग टू क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड इट इज़ लीडिंग टू कास्ट इन पॉलिटिक्स, ठीक है. सो दिस इज, देन इट इज़ लीडिंग टू नेपोटिज्म. सो दीज आर द इम्पैक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल करप्शन. Now the next question of eligibility of old pension scheme. So here पहला तो इसमें ये होना चाहिए आपकी ओल्ड एज पेंशन स्कीम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका कि फर्स्ट आई थिंक 55 और अबव हो तो आपको 1000 रुपीज़ मिलेंगे पर मंथ इन केस ऑफ फीमेल. और अगर आप 58 प्लस हो तो you will also get 1000 per month in case of male, ठीक है. सो दिस इज़ ओल्ड पेंशन, आपका ओल्ड जो पेंशन स्कीम है उसमें आपकी ये क्राइटेरियाज़ हैं. इफ़ यू आर दिस देन यू विल गेट 1000 रुपीज़ एंड इफ़ यू आर 58 और मोर इन केस ऑफ मेल यू विल गेट 1000 रुपीज़. और इसमें एक और पॉइंट है, जो एनुअल इनकम है फैमिली की, एनुअल इनकम ऑफ फैमिली शुड बी लेस देन 48,000 पर ईयर, ईयरली होगी ये, ठीक है. सो दीज आर द क्राइटेरिया. अब इसमें क्राइटेरिया पूछा है तो यू हैव टू मेंशन द क्राइटेरियाज ओनली. नाउ विच एट्रीब्यूट्स हैव बीन गिवन
बाय द डोमिनेंट कास्ट सिस्टम। अभी मैंने बताया था जो एम.एन. श्रीनिवास हैं उन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, फॉर एग्जांपल सेंसिटाइजेशन और डोमिनेंट कास्ट सिस्टम। ये दो इम्पॉर्टेंट इन्होंने सोशल इंस्टीट्यूशंस इन्होंने मेंशन किए थे एम.एन. श्रीनिवास। तो पहले अगर आपको इन्होंने एक केस स्टडी की थी, रामपुरा विलेज था, ठीक है, रामपुरा विलेज था, वहाँ पे इन्होंने केस स्टडी की थी। उस केस स्टडी के बेसिस पे इन्होंने डोमिनेंट कास्ट, तो पहला ऐसे था, कौन सी, द सोशल सिस्टम ऑफ मैसूर विलेज, ठीक है। इन्होंने 3 फैक्ट चीज़ें बताई थी जो कि डोमिनेंट कास्ट सिस्टम को, मतलब डोमिनेंट कास्ट सिस्टम के 3 इन्होंने एट्रीब्यूट्स और फैक्टर्स दिए थे। पहला कि इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली साउंड रिप्रेजेंटेशन होता है उस कास्ट का, पॉलिटिकली और सोशल इकोनॉमिकली वो बहुत साउंड होते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, मतलब इतनी सफिशेंट होती है उस पर्टिकुलर एरिया में, वो कास्ट इतनी न्यूमेरिकली सफिशेंट होती है कि वो वहाँ की इकोनॉमी और पॉलिटिक को क्या करेगी, इम्पैक्ट करेगी। तो फर्स्ट इज दे शुड हैव अ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, बोथ दे शुड इम्पैक्ट द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमी ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। न्यूमेरिकली दे शुड बी वेरी इन अ हाई नंबर। एंड थर्ड उन्होंने बताया था बिलोंग टू अ हायर कास्ट, ठीक है, मतलब दे शुड बिलोंग टू द हाई रैंक, बिलोंग टू अ हायर रैंक इन अ कास्ट, ठीक है। अब आप ये आपने 3 एट्रीब्यूट्स लिख दिए, उसके बाद आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मराठास, for example Marathas in Maharashtra, then for example Patidas in Gujarat hai, then example Jats in Rajasthan or in Uttar Pradesh hai. So these are the examples he gave in the dominant caste system. Now write 5 major problems of tribal community. Directly आप लिखो 1, ठीक है, आप डायरेक्टली लिखो। अब इसमें अगर आप चाहो तो आप इस तरह से बना सकते हो कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, ठीक है। फिर प्रॉब्लम्स में 1 वही सोशल प्रॉब्लम क्या है, उनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, कल्चर और रिलीजियस प्रॉब्लम्स क्या है, उनकी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स क्या है, और उनकी कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स क्या हैं। कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स मतलब आज के टाइम पे उनकी क्या कंटेम्प्रेरी जो सिचुएशन, जो सोसाइटी बदल रही है उनकी वजह से वो क्या, क्योंकि इतना ज़्यादा जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये उनकी भी सोसाइटी में इन्फिल्टर कर रहा है, तो वो उससे कोप अप नहीं कर पा रहे। क्योंकि आज क्या हो रहा है, लोग बाग बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट की तरफ मूव करते जा रहे हैं, तो जहाँ वो फॉरेस्ट की तरफ मूव करते जा रहे हैं तो एक तरह से इंटीग्रेशनलिज्म नहीं हो रहा। जब इंटीग्रेशनलिज्म क्या होता है, जब मॉडर्न स्ट्रीम सोसाइटी और ट्राइबल सोसाइटी दोनों मिलके रहें, दोनों मिल पार्टिसिपेटरी रहें, बट यहाँ क्या हो रहा है, मेन स्ट्रीम सोसाइटी इनके एरियाज़ में इंग्रेस करती जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो इनकी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं, लैंड की जो इश्यूज़ हैं वो उनको आ रही है, बहुत शाइनेस हो रहा है, ये इतने ओपनली अपनी सोसाइटी या लोगों से नहीं मिलजुल रहे हैं। तो दीज आर द कंटेम्प्रेरी इश्यूज़। सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? they have the social problems, they have a cultural religious problem, economic problems है, political problems है, और इनके साथ contemporary issues भी हैं, ठीक है, और contemporary problems भी हैं। so this is all for the sociology। तो मैंने आज sociology का सिलेबस क्या है वो डिस्कस किया है, उसके बाद 16, 18 और 21 के तीनों पेपर्स डिस्कस किए हैं और आपको बताया है कि आंसर को किस तरह लिखना होता है। आंसर क्वेश्चन की कंसेप्चुअलिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपकी कंसेप्चुअल अगर क्लैरिटी है
तो आप हर क्वेश्चन को पॉसिबली अच्छे तरीके से डील करोगे। क्वेश्चन को कैसे डाइवर्सिफाई, आंसर को किस तरह से डाइवर्सिफाई करने, किस तरह से बहुत सारे जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं वो आपने आंसर को इनकॉर्पोरेट करने हैं। कि हम अगर क्या करते हैं, किसी आंसर को लिखने का शुरू करते हैं तो हम वही पॉइंट्स लिखते हैं जो हमें आते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आंसर को डाइवर्सिफाइड करना है, आपको हर एंगल से क्वेश्चन को समझना है और उसका आंसर हर एंगल से देना है। उसके सोशल इश्यूज़ क्या हैं, उसके पॉलिटिकल क्या है, इकोनॉमिक क्या है, कल्चरल क्या है, रिलीजियस क्या है और कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ क्या हैं उसके। फाइन, तो नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें हम सोशियोलॉजी का हमारा फर्स्ट टॉपिक लेंगे, दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट इन इंडिया। आई होप यू हैव लाइक द क्लास। थैंक यू सो मच।